साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः स्वागत है आप सबका। आज हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट केमिस्ट्री सब्जेक्ट। और इंटरमीडिएट केमिस्ट्री सब्जेक्ट में विभिन्न कारणों पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या कारण है या ऐसा क्यों होता है, इस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें खास करके जो क्वेश्चंस हैं वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर आज आधारित हमने लिया है क्वेश्चंस। जो भी उस टॉपिक से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे, उनका समाधान कैसे होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों से संबंधित विभिन्न कारण वाले प्रश्न या विभिन्न क्यों वाले प्रश्न, क्यों ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 3D श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व आते हैं और इनमें जो 3D सीरीज में जो तत्व हैं परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के, उनमें मैग्नीज जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है, यह सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या क्यों दर्शाता है। यहां से प्रश्न पूछाता है कि मैग्नीज सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या क्यों दर्शाता है। ठीक है, तो मैग्नीज जो है Mn जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 25 होता है। ठीक है, Mn का कितना होता है 25 होता है। जब हम 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 25 का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 3d5। अब 3d5 जो होता है वो 5 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से हो जाएंगे। डी में हमारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3d5 एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा। ठीक है, तो 3d5 5 इलेक्ट्रॉन ये वाले अनपेयर्ड हैं और 4s के इलेक्ट्रॉन्स, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे होते हैं जिनके इनके डी और एस ब्लॉक की ऊर्जा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो यह ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है 5 से लेकर के 2 से लेकर के 7 तक। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसमें होती है, पाई जाती है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी +2 से +7 पाई जाती हैं, जिसके कारण और भी बताया है कि इसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीज में ही सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यही जो हमने आपको बताया 3d5 वाले ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, और दूसरा हमने अभी बताया कि 3d और 4s में ये जो कक्षक होते हैं इनके ऑर्बिटलों के बीच में कम ऊर्जा अंतर के कारण ये आपस में कई प्रकार की, यानी यहां से यहां तक वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, जिसकी वजह से ये जो है हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पहला प्रश्न कि क्या कारण है कि Mn में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो उसके पीछे आपने कारण देखा कि इसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और दूसरा कारण यह है कि इसमें 3d और 4s के बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में ऊर्जा अंतर जो है वो काफी कम होता है, इसलिए आपस में मिलकर के अधिक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है। ठीक है, ये इसका रीजन रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला तत्व है संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। संक्रमण तत्वों की बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, यानी एक तो हमारी जो nवी कक्षा होती है वो तो अपूर्ण होती है, और उससे पहले जिसको हम n-1d, ठीक है, तो n-1d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल, ठीक है, ये दोनों अपूर्ण होते हैं। और अपूर्ण होने के कारण साथ ही साथ
अभी जो इससे पहले वाला सवाल था उसमें भी यही बताया गया है कि 3D और 4s, वास्तव में 3D और 4s के ऊर्जा ऑर्बिटलों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण या कोष अति निकट होने के कारण इनमें आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और ऑक्सीकरण संख्याओं की संख्या यानी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, तो हम मुख्य बात यही बताएंगे, इसके दो कोष अपूर्ण होते हैं 3D और 4s, और 3D तथा 4s के बीच में ऊर्जा अंतर कम होने के कारण ये आपस में मिल करके अधिक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आसानी से निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, ये इसका रीजन बन जाता है। अगला है सीरियम। सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है, ये +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो दिखाता है वो स्थायी होती है, क्यों? ठीक है, तो यहां पर जो सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है, इसमें 58 को जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो 4f में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3D में इलेक्ट्रॉन 5D में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक एक करके मुक्त हो करके निकल जाते हैं, और 6s के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में 6s के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं व्यक्त करते हैं, जिसके कारण ये अधिक अवस्थाएं अधिक स्थायी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य कारण हम क्या पाते हैं कि 4f के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, और जो कि 6s के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में आपस में मिल करके और ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, ये इसका कारण है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार अलग अलग होता है, ऐसा क्यों है? तो अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन, यानी इलेक्ट्रॉन परिवर्तन जो है वो कम ज्यादा होने की वजह से ये भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है। तो यहाँ पर मुख्य कारण आपको बताया गया है कि KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इन माध्यमों में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन अलग अलग होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की संख्या बदल जाती है। अम्लीय माध्यम में ज्यादा हो जाते हैं और क्षारीय माध्यम में कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अवस्था +7 से +2 में परिवर्तन होता है, यानी कितना परिवर्तन हो, 5 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है, और क्षारीय माध्यम में +7 से +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो जाएगा तो फिर वहां पर द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, और द्रव्यमान चेंज होने की वजह से तुल्यांकी भार बदल जाया करता है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ हम न कहें, बस यही कहें कि अम्लीय माध्यम में जो +7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +7 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 में, यानी कितने का परिवर्तन होता, 5 का परिवर्तन था, जबकि क्षारीय माध्यम में +7 से +4 में यानी 3 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन जब भिन्न भिन्न होता है तो वहां पर फिर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग निकल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका जो तुल्यांकी द्रव्यमान है वो भी प्रभावित होता है। इस वजह से इनका भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये इसके रीजंस दिए गए हैं। अब यहाँ पर 158 का होता है मॉलिक्यूलर वेट, 5 इलेक्ट्रॉन निकले, जब 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 158/5 यानी 31.6 हो जाएगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये 52.67 हो जाएगा। ठीक, ये स्थिति बनती है। तो कुल मिलाकर के इसका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा कि Mn जो अम्लीय माध्यम में है वो +7 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है,
और क्षारीय माध्यम में +7 से +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, यानी 3 का परिवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रॉन परिवर्तन भिन्न भिन्न होने के कारण इसका तुल्यांकी भार भिन्न भिन्न हुआ करता है। अगला लैंथेनम हाइड्रोक्साइड LaOH होल थ्राइस और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका है सूत्र LaOH होल थ्राइस। यहां पर ये पूछते हैं LaOH होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH होल थ्राइस अधिक क्षारीय क्यों होता है। देखिए लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जो LaOH होल थ्राइस है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है LaOH का होल थ्राइस की तुलना में अधिक क्षारीय होता है, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन के कारण Lu+3 आयन का आकार छोटा होता है। Lu+3 आयन का आकार छोटा होता है। अब जब आकार छोटा हो जाएगा तो उसमें सहसंयोजक गुण जो है वो बढ़ जाते हैं और उसकी क्षारीयता कम हो जाती है, जबकि La+3 आयन का आकार बड़ा होता है और उसे अधिक आयनिक और क्षारीय बनाता है, जो कि उसे अधिक आयनिक और क्षारीय बनाता है। हम आवर्त सारणी में जानते हैं कि जितना ही हम बाएं से दाएं जाते हैं तो वहां पर आकार घटता जाता है। ये भी हमने देखा है, ऊपर से नीचे जाने पर तो खैर आकार बढ़ता, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता जाता है। ये हम लोग उसकी विशेषताओं में पढ़ते हैं। खैर यहाँ पर इसका राइट आंसर यही दिया जा सकता है कम से कम शब्दों में कि Lu+3 आयन का आकार जो है वो छोटा होता है। किस वजह से? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। और La+ आयन का आकार बड़ा होता है जिससे वो अधिक आयनिक और क्षारीय बनाता है। अगला कारण पूछता है कि स्पष्ट कीजिए कि Cu+ आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता है, क्यों? ठीक, तो Cu+ आयन जलीय विलयन में इसलिए स्थायी नहीं होता है क्योंकि यह आसानी से रिएक्शन कर लेता है, यानी समानुपातन करके स्थायी Cu+2 आयन और धात्विक कॉपर में बदल जाता है। Cu+2 आयन की उच्च जलयोजन ऊर्जा होती है और Cu+ की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिससे Cu+2 जलीय माध्यम में ज्यादा स्थिर होता है। ठीक है, और Cu+ कम स्थिर होता है। तो इसका रीजन दिया गया है कम शब्दों में, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है Fe2+ अपचायक है, जबकि Mn2+ यानी Fe के ऊपर 2+ चार्ज, ये +2 चार्ज हम ऐसे दिखा सकते हैं। Fe के ऊपर 2+ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। Mn पर 2+, तो 2+ या +2 हमने यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। Fe+2 अपचायक है, जबकि Mn+2 ऑक्सीकारक है, क्यों? देखिए अगर हम Mn का बनाएं, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, तो आप जानते हैं अभी Mn का बनाया गया था 25 का मतलब हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, जबकि ये तो Mn का रहा। अगर हम Mn++ करते हैं, Mn++ करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हमारे पास 3d5 बचेगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि जो Fe+ है, Fe केवल Fe का 26 होता है, तो 26 का मतलब हो जाएगा, इसको हम अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d6 हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें अधिक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उसमें अधिक है, ठीक है। और अगर Fe++ हम बनाएंगे Fe++, तो इसका मतलब हो जाएगा यही 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो जो है निकल जाएंगे और 3d6 बनता है, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है? Mn में है, ठीक है। Mn में अत्यधिक अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
तो वहां पर वही रीजन दिया गया है कि ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, कौन, Fe। तो Fe जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा तो ये अपचायक गुण दिखाएगा, जबकि Fe जो है Mn में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करने का प्रयास करेगा, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यही इसका कारण है। देखिए यहां पर लिखा गया है Fe2+ आसानी से इलेक्ट्रॉन खो करके Fe3+ में बदल जाता है, Fe3+ में बदल जाता है, जबकि Mn+2 इलेक्ट्रॉन खोने के बजाय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn3+ या MnO4- जैसे परमैग्नेट आयन में बदलना चाहता है, जिससे यह ऑक्सी कारक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सी कारक के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात यह है कि जिसका क्या नाम ये कहा जाता है कि जिसका ऑर्बिटल या तो पूरा भरा हो या आधा भरा हो, वो अधिक स्थायी होते हैं। तो Mn का जो ऑर्बिटल है वो आधा भरा है, इसलिए Fe की तुलना में ये अधिक स्थायी होता है, Fe की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक है, ये इसका कारण दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय होते हैं, क्यों? देखिए जो भी संक्रमण धातुएं हैं 21 से 30 तक अगर हम जाएं तो इनमें सब में हम क्या पाते हैं कि इनका डी ऑर्बिटल बहुत वैकेंट रहता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, और डी ऑर्बिटल वैकेंट रहने के कारण इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। पूरे डी ऑर्बिटल में आप देखेंगे जो भी होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक पाए जाते हैं, और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ही अधिक होते हैं जिसमें वह उतना ही अनुचुंबकीय होता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अनुचुंबकीय से आप जोड़िए तो वैसे इसमें अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दोनों प्रकार के कंपाउंड, दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय ज्यादा होते हैं, अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो वही इसका रीजन दिया गया है कि संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और संक्रमण धातुओं के परमाणु तथा आयनों के N-1d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय गति और घूर्णन के कारण एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है और एक चुंबकीय आघूर्ण रखता है। जिन यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, और यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है या पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अनुचुंबकत्व की मात्रा उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वो अनुचुंबकीय कहलाता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो फिर प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर पढ़ करके जाएंगे। इस टॉपिक से ज्यादातर इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों। अगला है संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो उसका भी कारण यही है कि संक्रमण तत्वों के जो दो बाह्य कोष होते हैं वो अयुग्मित होते हैं, माने वैकेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? वैकेंट होते हैं, और इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। 4s यानी 3d और 4s, 3d और 4s में अंतर बहुत कम होता है, जिससे रासायनिक बंध बनाने में दोनों कोषों के इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं, और जब दोनों कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत ज्यादा हो जाया करती है। ठीक है, तो वही कारण दिया गया है कि संक्रमण तत्वों में आंतरिक N-1d कक्षक और बाहरी NS कक्षक, यानी बाहरी दो कक्षाएं पूर्ण होती ना, के बीच में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, जिस कारण
जिसके कारण रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान न केवल बाहरी इलेक्ट्रॉन्स बल्कि उससे पहले वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग ले सकते हैं, जिसके कारण संक्रमण तत्व जो है वो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ में आ रही होंगी। इनको एक बार पुनः पढ़ लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और यहां से भी को प्रश्न पूछे जाते हैं ये दोनों कि Zn+2 लवण सफेद होते हैं जबकि Cu+2 लवण नीले क्यों होते हैं। देखिए Zn+2 की अगर हम बात करें तो Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। Zn का कितना होता है, 30 होता है। तो Zn का जब 30 होता है तो 30 का हम बनाएंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 3d10। अब अगर ये Zn+2 बनाएगा यानी Zn2 प्लस करे होगा, यानी इसके बाहरी कक्षा सबसे बाहरी ऑर्बिटल तो 4s होगा ना, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 4s के जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d में कितने रहेंगे, पूरे 10 रहते हैं, यानी 3d जो ऑर्बिटल है वो तो पूरा भरा हुआ है। 3d ऑर्बिटल आपका पूरा भरा हुआ है, 3d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। अब 3d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है तो अगर d ऑर्बिटल खाली होता है जिनका, वही रंगीन आयन बनाते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण होते हैं। यहाँ पर पूरा भरा हुआ है इसलिए यह रंगीन आयन नहीं बनाता है डी ब्लॉक भरे होने के कारण। जबकि Cu+2 की अगर हम बात करें तो कॉपर का कितना होता है, कॉपर का 29 होता है। तो 29 का मतलब हो जाएगा यहां से तो हमारा ये रहेगा ही रहेगा, और इसका होता 4s1 और 3d10 4s1 3d10। लेकिन जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी जब Cu++ बनाए गए तो Cu++ के केस में एक इलेक्ट्रॉन तो 4s1 से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d यहां से एक इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाएगा, यानी ये 3d9 है। अब 3d9 होगा तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो फिर अगर डी ब्लॉक वैकेंट है तो वो जिनके डी ब्लॉक वैकेंट होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं। तो इस वजह से Cu++ कैसा बनेगा, रंगीन आयन बनाता है और इसका नीले रंग का आयन देता है। कॉपर नीले रंग का होता है, आयन देता है। अच्छा, अब बात आती है कि अगला क्वेश्चन है Mn3+ की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं क्यों। तो यहां पर भी स्थायित्व तो निर्भर करेगा किस पर, उसका जो है जो डी ऑर्बिटल है वो कितना भरा हुआ है उस पर निर्भर करता है स्थायित्व। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है Mn3+ की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं क्यों। अब देखिए Mn3+ की अगर हम बात करें Mn3+, Mn3+ का मतलब अगर हम Mn की बात करें, पहले Mn की बात कर लें फिर 3+ की बात करें। तो Mn में आपने देखा था अभी 2 बार में हमने आपको Mn के बारे में बताया है कि 25 का मतलब हो जाएगा, यहां से हम सीधे भागते चले जाएं 4s2 और 3d5 ये तो है Mn। अब अगर हम Mn++ बनाएं तो प्लस प्लस का मतलब हो जाएगा ये 4s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये तो चले जाएंगे और 3d5 बनता है। क्या बनता है, 3d5। लास्ट में आपके पास 3d5 रहता है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन यह आधा भरा हुआ कोष है। जब आधा भरा हुआ है तो हमने आपसे कहा था पहले भी
कि जिनके उपकोष आधे या जिनके ऑर्बिटल्स आधे भरे होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, या पूरे भरे होते हैं वो अधिक स्थायी। तो ये आधा भरे होने के कारण अधिक स्थायी है। कौन सा? Mn+2। ठीक है, लेकिन अगर हम Mn+3 करें, Mn+3, तो +3 का मतलब तो हो जाएगा कि 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही निकलेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से भी निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल जाएगा तो 3D में कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। किसका? Mn3+ का। तो यहाँ पर की अपेक्षा होना चाहिए, की अपेक्षा। ठीक है, तो Mn3+ की अपेक्षा, यानी Mn3+ क्यों कम स्थायी होगा? क्योंकि उसमें वो आधा भरा नहीं रह जाएगा। 3D में कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे, और Mn2+ में 3D में 5 होते हैं, तो आधा भर जाता है। ऐसी स्थिति में अधिक स्थायी होता है। तो Mn2+ अधिक स्थायी होगा और Mn3+ कम स्थायी होगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में अगला है Cu+2 लवण रंगीन होते हैं जबकि Cu+ रंगहीन होते हैं। तो यहां पर भी क्रम बदल सकता है। कोई भी सवाल में ऐसे भी हो सकता है कि Cu+ रंगहीन होते हैं जबकि Cu+2 रंगीन होते हैं। तो ये भी कारण आपको अभी समझाया जा चुका है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न था। देखिए Cu का कितना होता है? 29 होता है। 29 का जब हम बनाते हैं तो ये 4s2 और 4s1 अपवाद वाला है ना, 4s1 और 3d10 होता है। अब अगर हम Cu+ बनाएं तो Cu+ का मतलब क्या हो जाएगा? इस बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और बचेगा 3d10। 3d10 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, तो फिर Cu+2 कैसा होगा? Cu+ कैसा होगा? रंगहीन होगा। और अगर हम Cu+2 की बात करें तो Cu+2 का मतलब हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन तो 4s वाला निकल जाएगा, एक तो ये निकल गया, और यहां से बचेगा 3d9। कितना बचेगा? 3d9। तो 3d9 की वजह से यहां पर हम क्या पाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर डी ब्लॉक किसी का भरा नहीं होता, यानी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैसे आयन बनाते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं। इसलिए Cu+2 कैसा होगा? रंगीन होगा, और Cu+ क्या होता है? रंगहीन होता है। अच्छा, फिर है फेरस आयन। फेरस आयन यानी Fe++, और फेरिक आयन का मतलब हो जाएगा Fe++। में कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा? तो अनुचुंबकीय वो ज्यादा होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो अधिक अनुचुंबकीय होगा। अब अगर हम Fe की बात करें, केवल Fe की बात करें, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। 26 का मतलब हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ठीक है, 4s2 और 3d6। हम चाहे इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिखें, ये फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बढ़ने का क्रम वही रहेगा, इसलिए हमने उसी क्रम में लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर हम Fe++ बनाएं तो Fe++ का मतलब हो जाएगा, यहां से सबसे बाहरी कक्षा तो यही है, इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे निकल, और 3d6 बचेगा। क्या बचेगा? 3d6। अब 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए डी में कितने? 6। तो डी में 6 का मतलब होगा 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 3d6 की स्थिति में, यानी Fe++ की स्थिति में
क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम फेरिक ले लें, Fe++ ले लें, Fe++ में क्या होगा कि 2 तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल जाएगा तो फिर इस केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है जब निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आपके पास 1 2 3 4 और ये 5, पांचों अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं डी ब्लॉक वाले, ठीक, या डी सबसेल वाले या डी ऑर्बिटल वाले हम कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। जिसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ही अनुचुंबकीय होता है। तो यहाँ पर फिर कौन सा अधिक अनुचुंबकीय होगा, वो Fe++ अधिक अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, Fe++ अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो हम अब यह उम्मीद करें कि अनुचुंबकीय कौन से अधिक होंगे, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो अधिक अनुचुंबकीय होंगे। रंगीन आयन कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है, तो रंगीन आयन कौन बनाते हैं, जिनमें डी ब्लॉक जो है वो अपूर्ण होगा वो रंगीन आयन बनाएंगे, और जिनमें डी ब्लॉक भरा होगा वो रंगहीन आयन बनाते हैं। Zn वाला केस जो है वो यही दर्शाता है कि Zn++ जो है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो उसके पीछे आपने कारण समझे। और अगर कोई अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है तो उसके पीछे कारण क्या आपने देखा कि यहाँ पर 3d और 4s के ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें ऊर्जा का डिफरेंस बहुत कम होता है, वो आपस में मिल करके जो है वो अधिक संयोजकताएं दर्शाते हैं। तो यही कुछ बेसिक रीजंस हैं जिनका हमें जवाब देना होता है, कारण का जवाब देना होता है। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित जितने भी कारण थे वो अब तक पूछे गए हैं। ये सारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, पूछे गए हैं, विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप चाहे जो पेपर उठा करके देख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको हम अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएंगे और इनमें से क्वेश्चन एक आता जरूर है, 100% ये आप मान लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।